अच्छा सर, अब हम थर्ड एरिया शुरू करते हैं। सर द थर्ड एरिया ऑफ आवर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। whenever you are presenting financial information, so what should be the characteristics to make that financial information useful for the users? तो सर याद रखें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अच्छा एक सवाल आया है कि सर क्या ड्राइंग्स एलिमेंट्स में आता है? नहीं, ड्राइंग इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ इक्विटी और कैपिटल, सही है ना। तो ड्राइंग अलग से कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट सिर्फ 5 हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। खैर कमिंग टू द पॉइंट सर, अब हम बात कर लेते हैं कि सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स 2 किस्म की हैं। एक है आपकी फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है ना, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल भी आ सकता है, और एक है इन्हांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये याद रखिएगा, ये 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हर किस्म की फाइनेंशियल जो है इन्फॉर्मेशन में होनी ही चाहिए, इसके बगैर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजफुल कहलाएगी ही नहीं। अगर इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मगर फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजलेस है। बट अगर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट इन्हांसिंग मतलब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, तो हम ये बोलेंगे सही है यार, चलो कुछ फाइनेंशियल कुछ तो है, बट प्राइमरी या फंडामेंटल के बगैर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही यूजलेस कहलाएंगे। अब सर याद रखें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स 2 किस्म की हैं, एक है रेलेवेंस और एक है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सर रेलेवेंस का मतलब क्या है? सर हर वो मटेरियल आइटम जिसकी वजह से यूज़र के डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता हो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब सर मटीरियलिटी 2 किस्म की हो सकती है, याद रखिएगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ। मटीरियलिटी 2 किस्म की हो सकती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। सर फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव की एग्जांपल, मेरा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 100 मिलियन। अब इसमें जो मिस्टेक है जिसको मैं मिस स्टेटमेंट भी कह सकता हूं, मिस्टेक है से ₹100 की या ₹10 की कर लें, तो सर ये जो 10 रुपए की मिस्टेक है क्या ये 100 मिलियन के सामने मटीरियल है? नो सर, अपेरेंटली इट्स इममटीरियल, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव, सब प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग ये क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी जो है कैलकुलेट करते हैं, तो सर ये नॉर्मली ऑडिट पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसकी एनोलॉजी ड्राइव करूं तो सर हर वो आइटम जो प्रॉफिट के 5% या उससे ज़्यादा हो, दिस इज कंसिडर्ड एज मटीरियल। ये मैं सिर्फ एक बॉल पार्क नंबर दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जब आप आगे फर्दर पढ़ेंगे तो यू वुड हैव फर्दर क्लैरिटी ऑन दिस कि मटीरियलिटी कैलकुलेट कैसे होती है। अच्छा सर, इसी तरीके से क्वालिटेटिव मटीरियलिटी, क्वालिटेटिव कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो शायद 1 रुपए के भी होके ना मटीरियल होते हैं बिकॉज ऑफ दियर नेचर। फॉर एग्जाम्पल पेनल्टी ऑन कंपनी, अगर कंपनी पे पेनल्टी भी आई है ना, दिस इज क्वालिटेटिवली मटीरियल। अगर वो 1 रुपए की भी है तो कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज। आप लोगों के लेवल पर शायद वो रिलेवेंट हो या ना हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, अगर आपकी कोई रिलेटेड पार्टी है उनके साथ कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन की है तो 1 रुपए की भी की है वो मटीरियल है। मटीरियल क्यों है? क्योंकि वो यूजर्स के लिए रेलेवेंट है, यूजर्स को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सर रेलेवेंस का मतलब ये है कि जितने भी मटीरियल आइटम्स हो वो सारे के सारे आपकी फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट होने चाहिए। दिस इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा सर, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो इंफॉर्मेशन हो वो आपने सही से ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ प्रेजेंट की हो। सर याद रखें कोई भी आइटम फेथफुल प्रेजेंटेशन या कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फेथफुल उस वक्त कहलाएगी जब उसमें ये 3 बातें हो। नंबर 1 वो कंप्लीट हो, नंबर 2 वो न्यूट्रल हो, और नंबर 3 वो फ्री फ्रॉम एरर हो। सर रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? सर रेलेवेंस और फेथफुल प्रेजेंटेशन में ये फ़र्क है कि रेलेवेंस के अंदर आप आइटम को शो कर रहे हो, मटीरियल आइटम को, जिसकी वजह से यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में ईजी होगा या आसानी होगी। सर फेथफुल का मतलब ये सर ऐसा तो नहीं है गलत शो कर रहे हो या इनकम्प्लीट शो कर रहे हो या बायस्ड इंफॉर्मेशन शो कर रहे हो। तो ये दोनों अलग अलग हेडिंग्स हैं। नॉर्मली जो है पार्टिसिपेंट्स गेट कंफ्यूज कि भाई रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है। तो सर फॉर एनी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर सवाल दे सकता है 3 मार्क्स का, या कोई सिनेरियो बता सकता है कि सर कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वुड बी कंसिडर्ड टू गिव अ फेथफुल प्रेजेंटेशन जिसमें ये 3 बातें हो, वो कंप्लीट हो,
कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस आउट ना हुई हुई हो। फॉर एग्जांपल आपके रिसीवेबल्स हैं 100 मिलियन के, आपने बताया ही नहीं कि इसमें से जो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितनों पर हुआ है, सही है ना। इसी तरीके से जो है न्यूट्रल हो, न्यूट्रल का मतलब एक आसान सी एग्जांपल आप याद रखिएगा इसके ऊपर। सर लेट से मेरा एक एसेट है 100 रुपीज़ का, वो नॉर्मली 10 सालों में जो है वो नॉर्मली 5 सालों में डेप्रिशिएट होता है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता है 20। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम गेटिंग बायर्स जस्ट टू ओवर स्टेट माई प्रॉफिट, मैं इस 100 रुपीज़ के एसेट को मैं 10 सालों पर डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो आपका एक्सपेंस कितना हो गया 10। तो ऑल दो आई एम डेप्रिशिएटिंग द एसेट बट आई एम बीइंग बायस्ड इन ऑर्डर टू ओवर स्टेट माई प्रॉफिट, ऑब्वियसली मेरा एक्सपेंस 20 की जगह 10 हो गया, सही है ना, तो मेरा 10 से ओवर प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेट हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम एरर का मतलब ये है कि अब उसमें गलती ना हो, प्रॉपरली आपने जो है अपनी फाइनेंशियल्स को जो है प्रॉपरली जो है उसमें नंबर्स और सारी जो है जो मैटर ऑफ फैक्ट है वो आपने जो है स्टेट किया हो, ना कि आपने जो है अपनी तरफ से कोई एजम्पशन लेकर जो है कोई भी फिगर जो है वो कोट कर दी हो। तो आई एम श्योर आपको फेथफुल प्रेजेंटेशन के हवाले से जो है वो क्लैरिटी है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को दूसरे अंदाज में ट्रू एंड फेयर व्यू भी कहते हैं। यही वजह है कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है, सही है, जब इंशाल्लाह आप लोग फर्म में जाएंगे या कुछ लोग फर्म में भी होंगे, तो सर बाकायदा रिपोर्ट के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से उसमें लिखा हुआ आता है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू के तहत बनाए। बाकायदा ये स्टेटमेंट लिखवाता है रेगुलेटर ऑडिटर से। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी डेफिनेशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा, सही है ना, मैंने जो आपको उर्दू में बातें बताई हैं, सही है ना, ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सर याद रखें इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हैं। नंबर 1 कंपेरेबिलिटी। सर कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडस्ट्री में जो है दूसरे प्लेयर से कंपेरेबल हों और एक साल से दूसरे साल कंपेरेबल हों, सही है। सर क्या मतलब, सर अगर आपको याद हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे ना तो वो 2 सालों के बनाए जाते हैं। एक होता है करंट ईयर, लेट से अभी मेरा करंट ईयर है 2023, तो सिर्फ आप करंट ईयर नहीं दिखाते, आप पिछला साल भी दिखाते हो 2022, ताकि आप कंपेरेबिलिटी कर सको, आप करंट ईयर के रिजल्ट्स को पिछले साल से कंपेयर कर सको। और कंपेरेबिलिटी में ये भी आ जाता है कि सर इंडस्ट्री में जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनसे भी आपके जो है जो हेडिंग्स हैं या फॉर्मेट है वो कंपेरेबल होना चाहिए। यही वजह है कि अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बैंक्स देखोगे, सबकी फाइनेंशियल देखोगे, सब एक जैसे होंगे, सिर्फ नंबर्स का फ़र्क होगा। अगर आप बैंक इस्लामी और मीज़ान बैंक के फाइनेंशियल्स उठा लो तो नंबर का फ़र्क होगा, बाकी जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, जस्ट टू मेक द फाइनेंशियल्स कंपेरेबल, सही है। इसी तरीके से जो है फॉर्मेट आपका पिछले साल से करंट साल का सेम होगा, फर्क नहीं होगा। वाई वी आर डूइंग दैट? जस्ट टू एनहांस द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वेरीफाइबिलिटी, आप जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है प्रेजेंट कर रहे होगे, ऑब्वियसली इट शुड बी वेरीफाइबल विद द रिकॉर्ड्स। टाइमलीनेस, सर मुझे आप एक बात बताएं, 2023 की फाइनेंशियल्स हैं बहुत अच्छे आपने बनाए, मगर आप जो है यूजर्स को देते हैं 5 साल बाद, तो मुझे बताएं क्या उसकी यूजफुलनेस रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि आज आप 2028 में खड़े हुए हैं और आपको 2023 के फाइनेंशियल्स मिल रहे हैं, तो आप डिसाइड कैसे लेंगे? आप बोलेंगे ये तो नंबर्स पुराने हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो टाइमली जो है यूजर्स को पता होने चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यही वजह है, सिर्फ आपको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, दूसरे जुरिस्डिक्शंस में जो है जो भी रिलेवेंट रेगुलेशन होगा वो अप्लाई होगा कि जब भी क्वार्टर एंड होगा 3 मंथली, तो 1 महीने में जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होनी चाहिए। लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। और अगर हाफ ईयरली अकाउंट्स हैं, 6 मंथली अकाउंट्स हैं, तो वो विद इन 2 मंथ्स जो हैं यूजर्स को डिसेमिनेट हो जाने चाहिए। और अगर आपके एनुअल अकाउंट्स हैं तो वो विद इन 4 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विद इन 4 मंथ्स यूजर्स को डिसेमिनेट हो जाने चाहिए। ये तो थी पाकिस्तान के अंदर लोकल लॉ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट। मैं आपको आईएफआरएस के तहत रिक्वायरमेंट दूं। आईएफआरएस जो है वो साल में 1 दफ़ा फाइनेंशियल्स को जो है वो डेवलप करने को बोलता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली करने को नहीं बोलता। आईएफआरएस की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में ज़रा देख लेना कि वो लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है या आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, सही है ना।
अच्छा जी, इसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से बनाएं ताकि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अब जाहिर सी बात है कि जो आपके कंपनीज़ हैं उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके की हों कि दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इसकी एक एग्जांपल IAS 7 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। स्टैंडर्ड किसको इनकरेज करता है? डायरेक्ट मेथड को करता है, बिकॉज डायरेक्ट मेथड जो है, दोनों मेथड सही हैं, बट डायरेक्ट मेथड को क्यों इनकरेज करता है? बिकॉज डायरेक्ट मेथड इज ईजी टू बी इन्फर्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ अ नॉन अकाउंटेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना, कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में होने चाहिए। याद रखिएगा, एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल के अंदर दो आते हैं, रेलेवेंस और आपकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और फिर आपके हैं इन्हेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि 4 हैं। फंडामेंटल होना ज़रूरी है किसी भी फाइनेंशियल्स में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है।